हेलो बच्चों। तो जिस चीज का बहुत दिनों से बच्चों को इंतजार था, पूरे साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद बच्चों को ये इंतजार रहता है कि रिजल्ट कब आए। और रिजल्ट जैसे ही आता है वैसे ही बच्चों को ये टेंशन हो जाती है कि भैया कॉलेज कौन सा मिलेगा, रैंक कौन सी आई है उनकी, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती है। जो बच्चे अभी क्लास 11th में है या 12th में है या 12th के साथ जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है, स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है, उन बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे नीट सारथी पर जो बच्चे कनेक्टेड थे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के थ्रू कनेक्टेड थे या क्रैश कोर्स में कनेक्टेड थे, उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उनमें से कुछ बच्चे आज आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और ये बताएंगे कि आगे चल के किस तरह से, किन किन बातों का ध्यान रख के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। और इन लोगों ने कौन कौन सी चैलेंजेस, परेशानियां उनका सामना किया है और कुछ आपका रास्ता या राह ये आसान बनाने की दिशा में कुछ बातें आपको बताएंगे। तो उन बच्चों से आज मैं मिलवा देता हूं। पहले तो मैं आपको कुछ रिजल्ट्स पढ़ के सुना देता हूं। उनमें से कुछ बच्चे यहाँ अवेलेबल भी है आज हमारे साथ। और आपको पता है दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रही है, तो बच्चे इंतजार करके, एनटीए ने रिजल्ट इतना लेट दिया, बच्चे रिजल्ट का वेट कर करके अपने घर चले गए, वापस चले गए। तो हमारा बच्चा है आशुतोष प्रकाश, इसके मार्क्स है 700, रैंक है इनकी 180 रैंक है। ये बच्चा हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है आज इस लाइव शो में। दूसरा बच्चा है दिनेश पवार, 673 बच्चे के मार्क्स है और ये बच्चा भी लाइव सेशन में हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। दिनेश परमार, ये हरियाणा का बच्चा है और इसने पहले 2 साल ऑफलाइन में पढ़ाई की थी। इस साल ये बच्चा सेल्फ स्टडी किया है और नीट सारथी पर टेस्ट सीरीज के थ्रू ये हमसे कनेक्टेड रहा है बच्चा। अभिनव शर्मा एक बच्चा है, 672 मार्क्स है अभिनव शर्मा। नेक्स्ट शांतनु यादव, 671 मार्क्स है बच्चे के। अभिनव मिश्रा 665 मार्क्स है, ये बच्चे की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज है, ये भी कनेक्ट होगा 1-2 दिन में हमारे साथ। यशवर्धन शर्मा 652 मार्क्स है। अभिराज गर्ग, ये बच्चा क्रैश कोर्स में नीट सारथी पर पढ़ा था और ये आज पार्टी शार्टी करने बाहर निकला हुआ है, ये भी 1-2 दिन में आपके सामने आएगा, कनेक्ट होगा। 651 मार्क्स है। इंदिरा कुमार 647 मार्क्स है। और अगला बच्चा है चर्चिल यादव, जो आज अवेलेबल है हमारे सामने। चर्चिल यादव, ये बच्चा है चर्चिल यादव। आओ भाई चर्चिल। तो हमने माल्यार्पण करके स्वागत किया है चर्चिल यादव का। मार्क्स है इसके 645 और रैंक है 4755। दूसरा बच्चा है वैभव प्रकाश, ये बच्चा है वैभव प्रकाश और 641 मार्क्स है। इस बच्चे ने भी इस बार कहीं भी एडमिशन नहीं लिया था और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और बिल्कुल हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके पास में अपना रूम लेके इसने पढ़ाई की और डाउट वगैरह पूछने आता जाता रहता था, टेस्ट वगैरह रेगुलर दिए हैं और अच्छे मार्क्स लेके आया है। ये 641 रैंक है इसकी 5681। तो आज के सेशन में हम इन्हीं बच्चों से बात करेंगे। 2 बच्चे हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं, दिनेश और आशुतोष प्रकाश, और 2 बच्चे यहाँ फिजिकली अवेलेबल है। बाकी बच्चों को मैं नेक्स्ट राउंड में कनेक्ट करूंगा अपने साथ, ठीक है। तो इन बच्चों से जानते हैं इनके एक्सपीरियंस, इनके अनुभव। हम लोग अपने अनुभव हर रोज बच्चों के साथ शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो बच्चों को सुनने में वो मोनोटोनस लगता है कि जब भी सर लोग आते हैं, इनके भाई सर आते हैं या कोई भी सर लोग आते हैं, वो यही प्रवचन देते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ये बच्चे अपने मुंह से खुद बताएं कि इन्होंने किस तरह से खुद को संभाला, क्योंकि ये नीट एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है। वो आपकी एक मेंटल स्ट्रेंथ को भी चेक करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक करता है, तो उसमें आपको एक पेशेंस भी चाहिए। और कुछ बच्चे इतने मतलब आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहता है कि वो 12th के साथ इतनी बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा ही बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है आशुतोष। तो आशुतोष भी अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि आपको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, इसके लिए राइट टाइम क्या होता है। 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, किन किन बातों का आप ध्यान रखें कि 12th के साथ ही आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाए, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए, ठीक है। तो आज की बातचीत हम आशुतोष से स्टार्ट करते हैं। हेलो आशुतोष, हाउ आर यू? यस सर, आई एम फाइन। बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशुतोष के जो फादर हैं वो भी काफी कंसर्न थे इस बारे में कि बच्चे का जो रैंक है वो ऐसा आना चाहिए कि दिल्ली एम्स मिले। मैं कहता हूँ दिल्ली एम्स चलो नहीं भी मिले कोई बात नहीं है, आपको मेडिकल कॉलेज दिल्ली का बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। इस बच्चे का सपना था दिल्ली का कॉलेज मुझे मिले, एम्स ही मिले।
लेकिन जो भी कॉलेज मिलेगा आगे भी बहुत संभावनाएं होती है। प्री पीजी होता है, पीजी में अच्छी जगह से आप कर लो, अच्छी रैंक निकालो, तो पीजी आप हो सकता है एम से कर लो, ठीक है। हाँ आशुतोष, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 12th के साथ कोई बच्चा अगर सेलेक्ट होना चाह रहा है तो उसको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 12th के साथ उसको अच्छी रैंक लेके आनी है अगर किसी बच्चे को, तो आप अपना अनुभव बताएं। सर मेरा जैसे खुद का अनुभव था तो मैंने तो सर 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मैंने पहले स्टार्ट नहीं करी थी, 10 तक जनरल मैं स्कूलिंग करता था और बोर्ड्स का ध्यान दिया था मैंने, और 11 से मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैं कोटा आया था। और 11 से ही अगर हम रेगुलर रह के, कंसिस्टेंट रह के अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कोर्स पे ध्यान रखते हुए, इधर ज्यादा डेविएट ना करे कोर्स के बाहर, और कोर्स पे ध्यान रखते हुए रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, तो 12th के साथ बहुत अच्छे रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल, आशुतोष का कहना है कि 2 साल 11th के साथ अगर प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं और 12th के साथ उसको कंटिन्यू करते हैं, 12th के साथ आप बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और साथ में अच्छी रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऑन एन एवरेज कितनी पढ़ाई डेली होनी चाहिए एक स्टूडेंट की, मतलब आपने कितनी पढ़ाई की और बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे? यस सर, ऐसे तो मैंने कभी पढ़ाई को घंटे में डिवाइड नहीं किया कितने घंटे करना, वो तो मेरा डेली टारगेट रहता था, उसी को पूरा करना था। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। अपने कोचिंग के अलावा आपको 6 to 8 आवर्स स्टडी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, या किसी दिन कम मन है तो आप कम भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मतलब आशुतोष के कहने का ये है कि जब भी पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, आवर्स नहीं चेक करने आपको, भाई हमें 7 आवर्स की स्टडी करनी है, 8 आवर्स की स्टडी करनी है। कुछ बच्चे कहते हैं हमने एनसीईआरटी को 20 टाइम्स रिवाइज किया, 30 टाइम्स रिवाइज किया। तो टारगेट इस तरह के नहीं होने चाहिए कि इतने आवर्स की पढ़ाई की या इतने टाइम रिवाइज किया। जब भी पढ़े आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। मुझे लगता है 4, 5 आवर्स, 6 आवर्स की डेली स्टडी अगर आप कर रहे हैं पढ़ने के साथ साथ, मतलब जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ अगर कर रहे हैं तो ये मोर देन एनफ हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। थर्ड क्वेश्चन मेरा है आशुतोष से कि आशुतोष के फैमिली बैकग्राउंड में जैसे सिस्टर हैं तो वो रिम्स से पास आउट है, एमबीबीएस किया है उन्होंने अभी, तो फैमिली बैकग्राउंड का कितना फर्क पड़ता है एक बच्चे के नीट के सिलेक्शन में? फैमिली बैकग्राउंड से सर ये हेल्प मिलता है, जैसे मेरी सिस्टर अभी रांची रिम्स से उन्होंने यूजी किया है, तो वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती है कि कैसे उन्हें प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या किस टाइम पे उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो ये सारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, तो ये फैमिली बैकग्राउंड से हेल्प मिलती है सर। बिल्कुल, तो फैमिली बैकग्राउंड अगर इस तरह का हो तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं है कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड मतलब ऐसा ना हो कि जहां मेडिकल के लोग हो, मतलब जिन्होंने पहले नीट एग्जाम दिया हो, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वो बच्चा नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकता, क्या ऐसा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा ही बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड है, दिनेश परमार, जिसने अच्छी रैंक लेके आया है। ये बच्चा दिनेश परमार, ये बच्चा देखें आप, ठीक है, इसके मार्क्स है 673 और 1400 इसका रैंक है। इस 12th के साथ इसके मार्क्स कम रह गए थे, तो जो बच्चे 12th के साथ थोड़े मार्क्स कम रह गए, स्कोर कम रह गया, वो बच्चे किस तरह से एक ड्रॉप लेकर के, ठीक है, जस्ट अब तो ड्रॉप का मतलब होता है 5-6 मंथ, जो भी है नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम हो जाएगा, वो मतलब किस तरह से एक ड्रॉप लेकर के अच्छा रैंक ला सकते हैं, अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, और उसके लिए कोई इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ये बच्चा जो दिनेश बच्चा है हरियाणा का, ठीक है, इसका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसने ड्रॉप लिया, कहीं पे एडमिशन नहीं लिया, इसने घर बैठ के पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू ये कनेक्टेड रहा, अच्छे क्वेश्चंस ये करता रहा, और देखो इतना अच्छे मार्क्स ये बच्चा लेके आया है। तो ऐसे ड्रॉपर बच्चों के लिए अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं दिनेश। हेलो बेटा। हेलो सर। हाँ जी दिनेश बेटा, जो घर पे बैठ के कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है और ऑनलाइन के थ्रू चलो वो कनेक्ट हो रहा है, टेस्ट ऑनलाइन दे रहा है या क्लासेस दे रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना? क्योंकि ऑफलाइन क्लास वगैरह में तो जैसे बच्चा डेली आ रहा है तो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है कि जितना टीचर ने पढ़ाया उतना पढ़ना है। घर पे बैठ के पढ़ना ये कितना चैलेंजिंग है, उसमें कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की आपने, वो बताएं थोड़ा सा। सर थोड़ा टफ तो था ही, लेकिन सर मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट था,
तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत थी और उससे मैंने टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन की थी नीट सारथी की, तो उसी की प्रिपरेशन की और टेस्ट देता रहा और अपना जो सिलेबस है वो बार बार रिवाइज किया सर। मतलब टेस्ट सीरीज के थ्रू आपने अपने जो शेड्यूल है, स्टडी का शेड्यूल है, वो बना करके उसके हिसाब से आपने पढ़ाई की। चलो ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन फिर भी बच्चा कई बार क्या होता है कि मेंटल फ्लक्चुएशन एक बच्चे का रहता है। कभी कभी वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, उसको लगता है आज ही अगर एग्जाम मिल जाए, मुझे टेस्ट पेपर मिल जाए तो बिल्कुल मैं फोड़ दूंगा इसको, टेस्ट पेपर को, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चा लो कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ठीक है। तो वो जो लो कॉन्फिडेंस की फेज है वो तो आपके सामने भी ऐसी आई होगी, आपको लग रहा होगा लाइफ में मैं क्या ही कर रहा हूं, या कुछ हो नहीं पा रहा है, या मुझे बहुत अच्छा करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आए होंगे, तो उनसे कैसे आप उभरे या आगे निकले? सर इसके लिए तो वही है कि हम अपनी स्टडी मेंटेन रखें और जो हर रोज जो करते हैं शेड्यूल, जो अपना जो वर्क है स्टडी का वो करते रहें, और टेस्ट सीरीज है वो उसके साथ प्रैक्टिस होती रहती है, और इनसे दूर ही रहना चाहिए, थोड़ा रेस्ट ले लें कि जो तो बर्डन मतलब हाँ, ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ बच्चा ये कह रहा है कि आपने अपना जो शेड्यूल बनाया है स्टडी का, उस पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है, मतलब आपको वो फॉलो करना है। एक बार आपने सोच लिया पर डे इतना स्टडी करना है, आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना कंटेंट पढ़ना है, उसको पढ़ना ही है आपको, ठीक है ना? हाँ, तो मतलब एक होता है ना पेपर वर्क, आपने कर लिया भैया, शेड्यूल डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। तो प्लानिंग में टाइम कम लगाना है, एग्जीक्यूशन पे टाइम ज्यादा लगाना है, एग्जीक्यूशन ज्यादा करना है, ये वाली बात है। और हरियाणा का बच्चा है तो वहां के लोग ज्यादा लोड वोड लेते नहीं है, तो इसको तो इस तरह की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आई होगी। ठीक बोल रहा हूँ आशुतोष? यस सर। हाँ, तो ऐसा एक, लेकिन एक दूसरा टाइप का बच्चे से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है वैभव, ये बहुत सेंसिटिव बच्चा है, ठीक है ना? और जैसे हरियाणा के बच्चे होते हैं वो उस तरह का नहीं है, ये सेंसिटिव बच्चा है, हर चीज मतलब इसको स्ट्राइक करती है, वो करती है, घर परिवार हर चीज, ठीक है। तो इस बच्चे ने भी अपना मेंटल लेवल कैसे बना के रखा और कैसे एक रिदम सेट किया इसने, और लगातार टेस्ट सीरीज में इसने अच्छा परफॉर्म किया। हम जो क्वेश्चन बैंक देते हैं साथ में नीट सारथी पर, वो क्वेश्चन बैंक का भी इसने पूरा फायदा उठाया। कितना इसको बेनिफिट हुआ उस बारे में मैं बात करूंगा, और कितना इसको सहयोग मिला यहाँ से, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ इससे, वैभव, ये बच्चा, ठीक है, कैसे इसने मेंटेन किया साल भर अपनी स्टडी को, सेल्फ स्टडी को? हाँ बेटा। सर ज्यादातर स्टडी तो टेस्ट ओरिएंटेड ही थी, जो भी शेड्यूल चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही पूरा कुछ हो रहा था। रेस्ट जो क्वेश्चंस थे, और सर भी ऑलवेज हेल्पफुल रहे डाउट्स के लिए, जब भी फोन करो वो अवेलेबल हो जाते हैं, और पूरा सपोर्ट मिल जाता है केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायो में भी। तो ये बच्चा घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करता रहा, तो ऐसा नहीं है, कोचिंग ठीक है, सपोर्ट जरूरी है, एक बार पढ़ना कोचिंग में जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है कई बारी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू भी कनेक्ट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन का जो सबसे नेगेटिव है कि बच्चे के पास मोबाइल है या लैपटॉप है, वो एक बार क्लास में अटेंडेंस तो लगा देता है कि भैया ठीक है अटेंड कर ली क्लास, और उसके बाद फिर वो दाएं बाएं इधर उधर के कंटेंट देखने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन में भी पढ़ के आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। क्लास का मतलब क्लास, वो आपको ज्वाइन करनी ही है, और उसके अलावा डाउट सेशन है तो डाउट सेशन में भी आपको आना ही है, अटेंड करना ही है, और टीचर्स तो अपनी तरफ से एफर्ट करते ही हैं, ठीक है। तो बच्चे, एक और बच्चा हमारे साथ है, चर्चिल यादव का भी अच्छा स्कोर आया है, ठीक है। ये बच्चा है चर्चिल यादव, 645 मार्क्स है, इसकी रैंक है 4755, और ये बच्चे ने भी ड्रॉप लिया था 12th के साथ, उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, ठीक है। इस बच्चे से भी थोड़ा सा पूछते हैं कि साल भर किस तरह से इसने अपना शेड्यूल मेंटेन किया, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बना के रखी, और किस तरह से इस मुकाम तक ये पहुंचा, और अपने छोटे भाई बहनों को जो और साथी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें, थोड़ा अपने अनुभव शेयर करें, किन किन बातों का बच्चे ध्यान रखें बेसिकली। सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब खुद पर रिलाई करना बहुत जरूरी है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन जरूरी है कि हाँ मुझे ये करना ही है, ठीक है। हाँ जी। और अपनी स्टडी को कांस्टेंट बना के रखें, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है स्टडी में। देखो मेडिकल एग्जाम टफ नहीं है, ये इतने सारे बच्चे बैठे, इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, सब बच्चे जानते हैं कि नीट का पेपर टफ नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं,
एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में तो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी कि भैया डेली पढ़ो, ठीक है, डेली क्वेश्चंस करो, डेली पढ़ाई करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन में? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट साथी ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ मिले, तो मुझे नीट साथी का पता चला, तभी मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत एनसीईआरटी बेस्ड 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे मुझे फायदा हुआ और मैंने बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। तो बच्चे ने 360 आउट ऑफ 360 टोटल स्कोर इस बच्चे का कम रहा, लेकिन बायो का 100% स्कोर रहा, क्योंकि इसको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हमने खूब सारे अवेलेबल कराए, जो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हमारी टीम को मैं बिल्कुल हमेशा ये कहता हूं कि हमें कोई पहलवानी टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने, हमें लोगों के लिए क्वेश्चंस नहीं बनाने, दूसरे लोगों के लिए नहीं बनाने, हमें बच्चों के लिए क्वेश्चंस बनाने। तो एक्सक्लूसिवली नीट पैटर्न क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चन ही हमें बच्चों को देने हैं। वैभव आपके साथ कुछ बातें शेयर करेगा। और कौन सी ऐसी बात है जो चर्चिल ने बताई, आशुतोष ने बताई, दिनेश ने बताई, कोई ऐसी बात छूट गई हो जो प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? कोई भी ऐसी बात? मेजर तो सबसे ज्यादा रिलाई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए, और रिलायबल क्वेश्चंस दैट आर एनसीईआरटी बेस्ड। सो जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट थे वो टेस्ट से पहले हमें सॉल्व जरूर करने चाहिए, जो भी टेस्ट हमारे हो रहे हैं। और मिस्टेक्स अपनी सारी रियलाइज करनी चाहिए, उसमें सबको एनालाइज करना चाहिए, तभी वो प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। मतलब बच्चे का ये कहना है कि आपको जितना अपनी स्टडी करनी है, थ्योरी जितनी पढ़नी है, उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी फोकस करना है। ठीक है, अपने टाइम को आप डिवाइड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स और पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री जो पार्ट होता है, इसमें तो एटलीस्ट आपको मोर देन 50% पार्ट अपना टाइम अलॉट करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, 50% से कम टाइम थ्योरी के लिए देना चाहिए। बायो में थोड़ा कम कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन कम में भी एटलीस्ट 40% 30% टाइम तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखें। ठीक है बच्चे, तो आज के टॉपर्स टॉक में इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट राउंड जब होगा तो और बच्चों को हम कनेक्ट करेंगे और उनके अनुभव भी पूछेंगे, कैसे उन्होंने साल भर अपने आप को मेंटेन किया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन किया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखा, अपने जुनून जोश, अपने अंदर जो एक आग है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे कॉलेज में जाना है, इस जोश को बना के रखा और इस मुकाम तक वो पहुंचे। थैंक यू। थैंक यू सर।